हेलो जी, नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग करने वाले हैं जो आपका मैकेनिकल ग्रुप का प्रैक्टिस सेट आया है फीटर टर्नर वेल्डर मशीनिस्ट का, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो टोटल 75 सवाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें टोटल 21 प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपको एग्जाम से पहले सारे का सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तथा ग्राइंडिंग करते समय हमेशा किस पर खड़ी रहनी चाहिए? तो ग्राइंडिंग करते समय हमेशा व्हील के साइड में खड़ा होना चाहिए। कहाँ पे? व्हील के साइड में खड़ा होना चाहिए। क्यों खड़ा होना चाहिए? क्योंकि ग्राइंडिंग करते समय जो है चिंगारियां निकलती है, जो कि आपके आंखों में पड़ सकती है। यदि उसके सामने खड़ा रहेंगे तो आपके आंखों में चिंगारियां पड़ सकती है। इसीलिए ग्राइंडिंग करते समय क्या करना चाहिए? व्हील के साइड में खड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। और पीपीई किट पहन कर खड़ा होना चाहिए, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है उसको पहनकर ग्राइंडिंग करना चाहिए, उसको पहनकर ही खड़ा रहना चाहिए, ठीक है ना। पीपीई किट में जैसे कि सर की सुरक्षा के लिए हेलमेट है, पैर की सुरक्षा के लिए शूज है, नाक की सुरक्षा के लिए मास्क है, आँख की सुरक्षा के लिए गॉगल्स है, उसके बाद कान की सुरक्षा के लिए कान प्लग भी है, शरीर की सुरक्षा के लिए चमड़े का एप्रन होता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है स्तंभों का मिलान कीजिए। आग का प्रकार दिया और ईंधन, आग का प्रकार दिया और ईंधन दिया है। तो देखिए वर्ग ए में जो आता है, वर्ग ए में लकड़ी आता है। तो वर्ग ए में जो आता है लकड़ी आता है, ठीक है ना, मतलब ठोस वाला। वर्ग ए में जो है लकड़ी, कागज, प्लास्टिक सब आ जाता है। वर्ग बी में जो होता है द्रव्य आता है। वर्ग बी में द्रव्य, तो वर्ग बी में जो है आपका ज्वलनशील द्रव्य आ जाएगा। द्रव्य में आपका आ जाएगा कौन सी? तो तेल, पेट्रोलियम, ये सब सारे चीज। वर्ग सी में जो है गैस आता है। तो द्रवीकृत गैस जो है जैसे कि आपका द्रवीकृत गैस, गैस में जो आपका प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, ये सब आ गया। वर्ग डी में जो है धातुएं, वर्ग डी में धातुएं जैसे कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम या विद्युत से लगी आग को वर्ग डी का आग कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा दो का, वो हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कहता है एक वर्नियर स्केल के मैन स्केल पर 50 0.50 mm के निशान अंकित हैं तथा यदि वर्नियर स्केल पर 25 निशान है तो लिस्ट काउंट कितना होगा? तो लिस्ट काउंट निकालना है, तो लिस्ट काउंट निकालना है, तो लिस्ट काउंट बराबर एलसी इक्वल टू जो होता है, लिस्ट काउंट इक्वल टू जो होता है मैन स्केल के एक भाग, मैन स्केल का एक भाग, जो मैन स्केल होगा उसका एक भाग। मैन स्केल का एक भाग कितना है? 0.0550, ठीक है ना। और कहता है कि मैन स्केल का एक भाग और वर्नियर स्केल के कुल भाग है। तो वर्नियर स्केल का कुल भाग कितना हो गया? 25 निशान लगा हुआ है। तो मैन स्केल का एक भाग और वर्नियर स्केल का कुल भाग। तो टोटल यहाँ पे लिख देते हैं टोटल। तो 0.50 को 25 से भाग दे देंगे, 25 से भाग देंगे तो लिस्ट काउंट निकल जाएगा। तो कितना निकलेगा? 0.02 mm, ठीक है ना। एक तो ये विधि होता है, और भी अलग अलग विधियां होती है जिससे आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि संधारित्र की इकाई क्या है? तो संधारित्र की इकाई क्या है? फैराडे है। क्या संधारित्र की इकाई? फैराडे है, फैराडे, ठीक है ना। या जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, संधारित्र जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। नेक्स्ट है कि 5वां नंबर कहता है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सुमेलित करना है तो फैदोमीटर, फैदोमीटर से क्या मापते हैं? फैदोमीटर से समुद्र की गहराई। तो समुद्र की गहराई ऑप्शन नंबर डी जो है। बैरोमीटर, बैरोमीटर से वायुमंडल की दाब मापते हैं, तो वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, तो वायुमंडलीय आर्द्रता। और अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है ना। ये जो हाइग्रोमीटर है, ये जो हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर जो है एक पॉइंट याद रखेगा, ये हाइग्रोमीटर जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये हाइग्रोमीटर जो है आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि उपयोग किए गए स्लिप गेज की ऊंचाई इतनी है, स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है? 84.52 mm और साइन बार की लंबाई जो है आपके पास 500 mm है, कंपोनेंट का कोण कितना होगा? कंपोनेंट का कोण कितना हो जाएगा? कंपोनेंट का कोण निकालना है तो साइन थीटा बराबर जो होता है, साइन थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है A/C, A/C। अब कहिएगा ए कौन सी है, सी कौन सी है? तो ए जो है इसकी ऊंचाई है और सी जो है ये इसके बार की लंबाई है। ये जो है इसकी ऊंचाई और सी जो है बार की लंबाई। तो देखिए 84.52 बटे में जो हो जाएगा 200 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा? 200 होगा। इसको सोल्यूशन करेंगे, तो सोल्यूशन करेंगे तो साइन थीटा बराबर जो आएगा, साइन थीटा बराबर जो आएगा वो आएगा 0.4226, ठीक है, 0.4226, जो कि होता है कि साइन 25 डिग्री का वैल्यू होता है। साइन 25 डिग्री का वैल्यू होता है किसका? 25 डिग्री का। तो राइट आंसर जो हो जाएगा थीटा इक्वल टू ए। नेक्स्ट है कि वेदी पंच का कोण कितना होता है? वेदी पंच का कोण कितना होता है? तो वेदी पंच का यानी कि प्रिक पंच, वेदी पंच को क्या कहते हैं? प्रिक पंच कहते हैं। प्रिक पंच का एंगल जो होता है वो कितना का होता है? 30 डिग्री का होता है। प्रिक पंच का जो एंगल होता है 30 डिग्री। पंच जो है मार्किंग टूल है। क्या है? पंच मार्किंग टूल है। पंच जो है आपका मार्किंग टूल है। पंच जो होता है कार्बन स्टील से बना होता है। पंच किससे बना होता है? कार्बन, कार्बन स्टील, कार्बन स्टील से बना होता है। CS कार्बन स्टील।
ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि सेंटर पंच का बिंदु कोण कितना होता है। तो सेंटर पंच का जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सेंटर पंच का बिंदु कोण कितना होता है, 90 डिग्री। यह भी हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है। यह भी क्या होता है, हाई कार्बन स्टील का। सेंटर पंच का जो आपका सेंटर पंच है, सेंटर पंच का लेंथ यदि आपसे पूछ दे तो लेंथ आपके पास कितना 100 mm होता है। कितना होता है, 100 mm होता है। कितना होता है लेंथ, 100 mm होता है। और डायमीटर जो होता है सेंटर पंच का वो कितना होता है, डायमीटर आपका सेंटर पंच का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 mm। 10 mm का होता है डायमीटर, ठीक है। पंच का मुख्य भाग जो है, जैसे कि पंच है, पंच का मुख्य भाग जो है कौन कौन है, तो पंच का मुख्य भाग जो है आपके पास हेड होता है, हेड होता है, उसके बाद पॉइंट एंगल होता है, उसके बाद बॉडी होता है। हेड होता है, पॉइंट एंगल होता है और बॉडी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि ट्रेमल की लंबाई लगभग कितनी होती है। तो यहाँ एमएम में दिया है, तो एमएम में जो ट्रेमल की लंबाई होती है वो होती है 150 से 500 एमएम तक। 150 से 500 एमएम तक की ट्रेमल की लंबाई होती है। और यदि आपको दे दे कि इसमें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में 15 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक सेंटीमीटर में। और 1 सेंटीमीटर 10 mm का होता है, तो 10 से गुना करेंगे तो दोनों में, तो एमएम में बदल जाएगा, तो 150 से लेकर 500 mm तक। राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ट्रेमल का उपयोग किस लिए करते हैं, तो बड़े आकार का वृत्त बनाने के लिए, बड़े आकार का वृत्त या चाप की मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि सामान्य कटिंग टूल किस मटेरियल का बनाता है। तो सामान्य कटिंग टूल जो होता है, कटिंग टूल किस मटेरियल का बनाता है, तो HCH का बनाता है। किसका, हाई कार्बन स्टील का बनाता है। कटिंग टूल किसका बनाता है, हाई कार्बन स्टील का HCH का होता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वो कितना होती है, 0.7 से 1.5% तक होता है कार्बन की मात्रा। HCH में कार्बन की मात्रा जो है 0.7 से 1.5% तक होता है कार्बन की मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि वर्कशॉप अनुप्रयोग के उद्देश्य के लिए स्लिप वर्कशॉप में जो उपयोग किया जाता है स्लिप परमापी, वो कितने ग्रेड का होता है। तो वो उसका जो ग्रेड होता है वो होता है क्या, यथार्थ ग्रेड जो होता है ग्रेड 2 का होता है, ठीक है ना। सामान्य वर्कशॉप में जो अनुप्रयोग करते हैं वो स्लिप परमापी वो ग्रेड 2 का करते हैं। इसको जो है वर्कशॉप ग्रेड भी कहते हैं। ग्रेड 2 को जो है वर्कशॉप ग्रेड भी कहते हैं, वर्कशॉप ग्रेड भी कहते हैं, WG कहते हैं, वर्कशॉप ग्रेड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता वर्नियर कैलिपर का वह भाग जो उसे दूसरों से अलग करता क्या कहलाता है, बताइएगा। वर्नियर कैलिपर का वह भाग जो उसे दूसरों से अलग करता क्या कहलाता है। तो वर्नियर कैलिपर का वह भाग जो उसे दूसरों से अलग करता है उसको क्या कहते हैं, मुख्य स्केल, LCD या फिर वर्नियर स्केल या बीम, बताइए। तो क्या कहते हैं, LCD कहते हैं। क्या कहते हैं, LCD कहते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए डिजिटल वर्नियर कैलिपर का वह भाग जो उसे दूसरों से अलग करता है, डिजिटल वर्नियर कैलिपर का वह भाग जो उसे दूसरों से अलग करता हुआ क्या है, LCD डिस्प्ले। तो डिजिटल वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, LCD डिस्प्ले होता है। और बाद बाकी जो वर्नियर कैलिपर है उसमें LCD डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है ना, LCD डिस्प्ले नहीं होता। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। वर्नियर कैलिपर के द्वारा क्या किया जाता है, वर्नियर कैलिपर के द्वारा जो है किसी जॉब के बाहरी व्यास या आंतरिक व्यास को मापा जाता है। किसी जॉब का बाहरी व्यास, आंतरिक व्यास और गहराई भी, डेप्थ भी मापते हैं। आंतरिक व्यास, बाहरी व्यास और डेप्थ को भी मापते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किस कार्य के लिए नहीं किया जाता है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किस कार्य के लिए नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किस कार्य हेतु नहीं किया जाता है। तो किस कार्य के लिए नहीं किया जाता है, तो मार्किंग के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग जो है किसी जॉब की फ्लैटनेस, डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किसमें करते हैं, फ्लैटनेस समांतरता और ओवरनेस को चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है, डायल टेस्ट का उपयोग। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म मापी यंत्र में कौन सा नट प्रयोग किया जाता है। तो सूक्ष्म मापी यंत्र में थंब नट का प्रयोग करते हैं। किसका, थंब नट का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म मापी यंत्र में थंब नट, इस नट को विंग नट भी कहते हैं। सूक्ष्म मापी यंत्र में थंब नट को विंग नट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विंग नट भी कहते हैं। थंब नट का दूसरा नाम क्या है, विंग नट, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, तथा चित्र में दर्शाए गए एक्स क्या प्रदर्शित करता है। ये क्या प्रदर्शित करता है, मास्क को ना। तो मास्क को कहता है तो जहरीले धुएं को सांस के साथ जाने से रोकने के लिए श्वसन यंत्र पैड जो लगा होता है, मास्क जिसको कहते हैं श्वसन यंत्र पैड, ये पीपीई के अंदर आता है। पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंतर्गत आता है। पीपीई का फुल फॉर्म पूछ लेगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीई के अंतर्गत जो है बहुत सारी चीज आते हैं जो कि आपके सुरक्षा के लिए उपयोगी, जैसे हेलमेट, दस्ताने, जूता, ये सब, मास्क, आपका एप्रन, ये सभी क्या है, पीपीई है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, टीआईजी वेल्डिंग परीक्षण शील्डिंग
कार्य के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो टीआईजी वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो आर्गन का करते हैं। किसका? आर्गन का करते हैं टीआईजी वेल्डिंग में। टीआईजी वेल्डिंग में परीक्षण शील्डिंग में किसका प्रयोग करते हैं? आर्गन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्क वेल्डर में भू क्लैंप डैश के लिए उपयोगी होता है। तो आर्क क्लैंप में भू क्लैंप जो है, भू क्लैंप केबल को वर्कपीस से जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। केबल को वर्कपीस से जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। आर्क का तापमान जो होता है, आर्क वेल्डन का तापमान जो होता है वो 3500 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। 4000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि आर्क वेल्डन मशीन डैश पदार्थ का उपयोग करता है। तो आर्क वेल्डन में जो है किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? एसी डीसी दोनों। तो किसका करते हैं? आर्क वेल्डन में दोनों का प्रयोग करते हैं। एसी और डीसी दोनों करंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए दिष्टकारी का प्रयोग करते हैं, यानी कि रेक्टिफायर का। इसका रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। रेक्टिफायर क्या है? एक विद्युतीय उपकरण है जो क्या करता है, जो एक या एक से अधिक डायोड में मिलकर एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि सॉफ्ट सोल्डर शीशे और टीन की मिश्र धातु होते हैं, इसमें से किस कारण से सॉफ्ट सोल्डर कहा जाता है? सॉफ्ट सोल्डर किस कारण से कहा जाता है? तो अपेक्षाकृत रूप से कम गलन बिंदु तापमान के कारण उसको सॉफ्ट सोल्डर कहते हैं। ठीक है ना। सोल्डर जो होता है शीशा और टीन का मिश्रण होता है। सोल्डर जो होता है वो क्या होता है? सोल्डर जो होता है शीशा और टीन का मिश्रण होता है, और इसमें 50-50% जो है शीशा और टीन होता है। 50-50% शीशा और टीन होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि ब्रेजन में समानता उपयोग किए जाने वाले पूरक धातु कौन सा है? तो ब्रेजन प्रक्रिया में कौन से धातु उपयोग करते हैं? तो ब्रेजन में जो है तांबा और तांबा जस्ता का मिश्र धातु उपयोग में लाते हैं। ब्रेजन में, ब्रेजन प्रक्रिया में उपयोग किया जाने वाला पूरक धातु जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। इसे क्या कहते हैं? एस्प्लेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्प्लेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्पेल्टर भी कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, तथा लघु कार्बन इस्पात के फोर्जन में सबसे उपयुक्त तापमान कितना होता है? तो लघु कार्बन इस्पात के फोर्जन में उपयुक्त तापमान जो होता है वो कितना होता है? 1300 डिग्री सेल्सियस। 1300 डिग्री सेल्सियस। देखिए बहुत सारे धातु है, इसका फोर्जन तापमान आपको पता रहना चाहिए। पिटवा लोहा, जैसे कि पिटवा लोहा है, इसका कितना चाहिए? 850 से 1300 डिग्री सेल्सियस। 850 से 1300। उसके बाद आपके पास मृदु लोहा, माइल्ड स्टील या एक और याद रखिएगा, उच्च कार्बन हाई कार्बन स्टील का 800 से, हाई कार्बन स्टील का कितना? 800 से 1250। 800 से 1250 डिग्री फोर्जन तापमान होता है। ठीक है ना। हाई कार्बन स्टील का, एससीएस का पूछ सकता है। स्मिथ में लोककारी में टू ईयर का अर्थ क्या है? तो टू ईयर का क्या अर्थ है? टू ईयर का अर्थ है वायु की आपूर्ति। फोर्जिंग क्रिया में प्रयोग किए जाने वाले टूल्स को क्या कहते हैं? फोर्जिंग क्रिया में जो टूल्स प्रयोग करते हैं उसको फोर्जन टूल कहते हैं। नेक्स्ट है हैमर बाजार में मिलते हैं किस अनुसार से? तो हैमर जो बाजार में मिलते हैं वो भार और फेस के अनुसार मिलता है। कि भार और फेस के अनुसार मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 24 का सी, फेस के प्रकार व भार के अनुसार मिलता है। देखिए हैमर जो होता है, हैमर में जो मुख्य पार्ट्स होता है वो होता है पिन होता है, होल होता है, आई होल होता है, जैसे कि हैंडल होता है, फेस होता है, हेड होता है, यही सब होता है हैमर में। ठीक है ना। हैमर मतलब हथौड़ा होता है, जानबे करते हैं आप। कहता है हैमर के आई होल रखा जाता है। आई होल होता है अंडाकार होता है। क्या होता है? अंडाकार होता है। हैमर का जो आई होल होता है वो अंडाकार, ताकि हैंडल में पच्चर लगाई जा सके। कैसा होता है? अंडाकार, पच्चर लगाया जा सके उसमें आसानी से। ठीक है ना। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। कहता है 200 mm, कहता 20 mm व्यास के गहराई छिद्र 300 mm है। कहता है 20.5 mm व्यास बनाने हेतु आवश्यक समय ज्ञात कीजिए। कर्तन गति यदि दिया हुआ है, तो टाइम आपको निकालना है। क्या निकालना है? टाइम आपको निकालना है। समय निकालना है, समय ज्ञात करना। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? छिद्र की गहराई। तो छिद्र की गहराई कितना है? यहाँ पे छिद्र की गहराई 300 mm दिया हुआ है। ठीक है। अब बटे में छिद्र की गहराई बटे में 0. भरन गुना जो होता है, भरन गुना आपका n होता है। भरन गुना क्या होता है? देखिएगा ये जो आपका छिद्र की गहराई है 300 नहीं है, 30 है। इसको सही कीजिएगा, 30 है। 30 mm है। छिद्र की गहराई कितना हो गया? 30 mm बटे में भरन जो हो गया 0.3 और गुना में जो होगा वो n होगा। n निकालने के लिए v इक्वल टू बताए थे, v इक्वल टू पाई डी एन बटे में 1000
इससे निकाल लीजिएगा। तो डी आपको पता है कि व्यास कितना है, व्यास 20.5 है, 20 mm व्यास के। और आपके पास भी कितना है, भी आपका 10, भी आपका 10 मीटर प्रति मिनट है। तो यहाँ से आप एन निकाल लीजिएगा। एन कितना आएगा, एन आएगा आपका कितना, 500 बटे पाई, 500 बटा पाई। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा 500 बटा पाई, तो पाई का तो ऊपर चला जाएगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा 0.63 मिनट आएगा, 0.63 मिनट आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, वह तापमान जिस पर ठोस धातु द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या, किस नाम से जाना जाता है। तो वह तापमान जिस पर ठोस धातु द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसको क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। जब किसी निश्चित ताप पर ठोस जो है द्रव में बदल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। क्या कहता है, गलन कहलाता है। टंगस्टन का गलनांक जो होता है सबसे अधिक होता है, किसका, टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, कहीं कहीं पे 3400 दिया है, कहीं कहीं पे 3840 भी दिया है, पिछले बार 3840 डिग्री सेल्सियस भी दिया था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ड्यूरालियम किस धातु का मिश्रण है, ड्यूरालियम जो है वो किस धातु का मिश्रण है, एल्युमिनियम का। किसका मिश्रण है, एल्युमिनियम का। ठीक है ना, एल्युमिनियम का मिश्रण है। इसकी विद्युत चालकता जो होती है एल्युमिनियम का उच्च होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है, इसमें से कौन सा कर्तन गति को बढ़ते क्रम में सही है। तो बढ़ते क्रम में कौन सा सही है, बढ़ते सबसे अधिक सबसे कम जो होता है कर्तन गति वो उच्च कार्बन इस्पात में होता है। उच्च कार्बन, उसके बाद उच्च गति स्टील, उसके बाद टंगस्टन, और सबसे अधिक जो होता है कर्तन स्पीड जो होता है हीरा में होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। किसके उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में पीला पड़ जाता है, किसके उपस्थिति के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। किसके उपस्थिति के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण जो होता है वो पीतल का रंग जो होता है हवा में फीका पड़ जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता स्तंभ का मिलान करना है, स्तंभ का क्या करना, मिलान करना है। जैसे कि ढलवा लोहा दिया, तो ढलवा लोहा किसमें, इसे लवकृत फोर्ज नहीं किया जा सकता, ढलवा लोहा को फोर्ज नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर राइट क्या आ जाएगा, 4। ढलवा लोहे को क्या कहते हैं, लवकृत यानी कि फोर्ज नहीं किया जा सकता है। दूसरा है तांबा, तांबा जो होता है विद्युत चालक बनाने में प्रयुक्त होता है, विद्युत चालक बनाने में प्रयुक्त होता है। तांबा किसमें, विद्युत चालक बनाने में प्रयुक्त होता है। तीसरा है गन मेटल, गन मेटल जो होता है ये तांबा, टीन और जिंक का क्या होता है, मिश्रण होता है। गन मेटल जो होता है तांबा, टीन और जिंक का मिश्रण होता है। उसके बाद पिटवा लोहा, पिटवा लोहा इसको क्या कहते हैं, ढाल नहीं सकते। पिटवा लोहा को क्या कर सकते हैं, ढाला नहीं जा सकता है, यानी कि इसका कास्टिंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 4। 1 का 4 कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है कि एक घटक कि केवल सतह को कठोरता प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, केवल सतह को कठोरता प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो केस हार्डनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, केस हार्डनिंग कहते हैं, केस हार्डनिंग कहते हैं। केवल सतह की कठोरता प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग बहुत तरह से कर सकते हैं, जैसे कार्बोराइजिंग कर सकते हैं, नाइट्राइडिंग, साइनाइडीकरण, उसके बाद फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, ये सभी केस हार्डनिंग की विधियां हैं। ठीक है ना। केस हार्डनिंग की विधियां कौन कौन बताए, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, उसके बाद आपके पास साइनाइडिंग, उसके बाद आपके पास फ्लेम हार्डनिंग, उसके बाद आपका इंडक्शन हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग IH लिख देते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग, कार्बोराइजिंग, ये सभी क्या है, केस हार्डनिंग का विधि है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कि संरचना की एकरूपता हेतु सूक्ष्म कण के उत्पादन एवं यांत्रिक विशेषताओं के निखार में मदद करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो संरचना के एकरूपता हेतु सूक्ष्म कण के उत्पादन तथा यांत्रिक विशेषताओं के निखार के लिए निखार में मदद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। नॉर्मलाइजिंग करने का क्या क्या उद्देश्य होता है, तो धातु में फाइन ग्रेन साइज उत्पन्न करना। क्या करना, धातु में फाइन ग्रेन साइज उत्पन्न करना है। यांत्रिक गुणों को सुधारने और बढ़ाने के लिए भी नॉर्मलाइजिंग करते हैं। ठीक है, यांत्रिक गुणों को सुधारने और बढ़ाने के लिए भी करते हैं नॉर्मलाइजिंग। नेक्स्ट है कि सूची को इसको मिलान करना है। मिलान कीजिए इसको, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि तांबे के ऊपर से वातावरण प्रदूषण की परत बनती है, तो तांबे के ऊपर से किसमें बनती है, पटीना में, पटीना में। तो ये हो गया ए। उसके बाद कहता है एल्युमिनियम अलाव के ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी बनाती है, तो ऑक्सीजन के एफिनिटी कौन बनाती है, एल्यूमिना बनाती है, तो बी का हो गया एक। उसके बाद कहता है अंडर ग्राउंड टेलीफोन केबल पावर केबल के लिए सीटिंग मटेरियल है, तो पावर केबल के लिए सीटिंग मटेरियल है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है लेड। उसके बाद एक लंबे समय तक उच्च
का रंग को बनाए रखता है कौन? तो क्रोमियम एक लंबे समय तक अपना उच्च पॉलिश और रंग बनाए रखता है। तो डी का 4, डी का दू कहाँ है? यही ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में भी दिख रहा है आपको। ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि टेपर टर्निंग खराद मशीन के किस भाग में की जाती है? टेपर टर्निंग जो है खराद मशीन के किस भाग में की जाती है? तो टेपर टर्निंग जो है लेथ मशीन के क्रॉस स्लाइड में की जाती है। कहाँ पे? क्रॉस स्लाइड में की जाती है, क्रॉस स्लाइड में की जाती है। टेपर टर्निंग खराद मशीन के क्रॉस स्लाइड में की जाती है, ठीक है ना। और लीड स्क्रू का प्रयोग जो है, लीड स्क्रू आपका पास है, लीड स्क्रू का प्रयोग चूड़ी काटने में करते हैं। किसमें? चूड़ी काटने में करते हैं लीड स्क्रू का प्रयोग। लीड स्क्रू का प्रयोग जो होता है चूड़ी काटने में करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि लेथ मशीन में कौन पुली का क्या काम है? तो लेथ मशीन में कौन पुली का क्या काम है? जॉब की गति को परिवर्तित करना, जॉब की गति को क्या करना? परिवर्तित करना। लेथ मशीन में पुली का कार्य जो है जॉब की गति को परिवर्तित करना। कौन पुली जो होता है, कौन पुली, ये जो कौन पुली आपके पास पूछा है ये कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट आयरन, CI लिख देते हैं, कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? कास्ट आयरन का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है यदि काट की लंबाई N जो है कांटों की संख्या और बड़ी N का अर्थ RPM है तो F फीड है तो कर्तन समय T बराबर जो होता है, T बराबर जो होता है LN बटे में FN होता है, LN बटे में FN। तो L क्या हो गया? काट की लंबाई और N हो गया कांटों की संख्या और F जो हो गया फीड और N जो हो गया RPM, फीड इंटू RPM। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तथा एक टेपर की संपूर्ण लंबाई में टर्निंग हेतु, टेपर टर्निंग हेतु टेल स्टॉक को स्थिर किया जाता है जहां कार्यखंड के दोनों सिरे के व्यास D व छोटी d है। तो काट की गहराई बताना, काट की गहराई बराबर क्या होता है? D माइनस डी बटे में 2 होता है, बड़ी डी माइनस छोटी डी बटे में 2। ऑप्शन नंबर C जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काट की गहराई बराबर, ठीक है ना, काट की गहराई बराबर क्या होता है? D माइनस डी। टेपर टर्निंग ऑपरेशन जो होता है बहुत प्रकार का होता है, जैसे स्ट्रेट टर्निंग, रफ टर्निंग, फिनिश टर्निंग, टेपर टर्निंग, ये सभी टर्निंग के प्रकार हैं, ऑपरेशन है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है। कहता है कि सतत फिनिश पर अधिक ध्यान न देते हुए ग्राइंडिंग का प्रयोग करके धातु को तेजी से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो स्नैगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु को तेजी से हटाने की प्रक्रिया को स्नैगिंग कहते हैं। इसमें स्नैगिंग कहते हैं, ठीक है ना। चिजलिंग किसको कहते हैं? चिजलिंग जो होता है चीजल से जो हटाते हैं, जैसे कि छेनी की सहायता, चिजल छेनी को कहते हैं, छेनी की सहायता से कार्य करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चिजलिंग कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि खुला ढांचा पहिया को ग्राइंड करने के लिए प्रयुक्त होता है। खुला ढांचा पहिया को ग्राइंड करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो मृदु और तन्य सामग्री का उपयोग करते हैं। किसका? मृदु और तन्य सामग्री का। खुला ढांचा ओपन स्ट्रक्चर पहिया ग्राइंड करने के लिए मृदु और तन्य सामग्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कहता है कि समांतर या टेपर बेलनाकार जॉब को किस ग्राइंडर द्वारा ग्राइंड किया जाता है? समांतर और टेपर बेलनाकार जॉब को किस ग्राइंडर द्वारा ग्राइंड किया जाता है? तो सिलेंड्रिकल ग्राइंडर के द्वारा ग्राइंड किया जाता है, ठीक है ना। सिलेंड्रिकल ग्राइंडर के द्वारा ग्राइंड किया जाता है। टेपर पर जो ग्राइंडिंग की जाती है, टेपर पर जो ग्राइंडिंग की जाती है, टेपर पर जो ग्राइंडिंग की जाती है उसे टेपर ग्राइंडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेपर ग्राइंडिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है बेल्ट और पुली की सतह गति के बीच उत्पन्न होने वाले वास्तविक अंतर को किस नाम से जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? बेल्ट और पुली के सतह गति के बीच उत्पन्न होने वाले वास्तविक अंतर को किस रूप में जाना जाता है? तो सरपन यानी कि स्लिप के रूप में जाना जाता है। स्लिप के कारण ही जो होता है वेग अनुपात में कमी हो जाता है, ठीक है ना। स्लिप के कारण ही जो होता है वेग अनुपात में क्या होता है? कमी आता है। कहता है नायलॉन और कॉटन के पट्टे प्रयोग किए जाते हैं। किसमें? तो नायलॉन और भारी लोड और उच्च गति के लिए नायलॉन और कॉटन के बेल्ट का प्रयोग भारी लोड के लिए किया जाता है या उच्च गति के लिए भी किया जाता है। नायलॉन का जो बेल्ट होता है पावर ट्रांसमिशन के दौरान कंपन व आवाज क्या करता है? नहीं करता है। नायलॉन का जो बेल्ट है वो क्या होता है? पावर ट्रांसमिशन के समय जो है कंपन और आवाज नहीं करता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका C हो जाएगा। कहता है किस प्रकार के गियर में दांतों के गियर के अक्ष से एक कोण पर काटा जाता है? किस प्रकार के गियर में एक अक्ष से काटा? हेलिकल गियर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा B नंबर करेक्ट हो जाएगा। हेलिकल गियर में दांतों के गियर अक्ष से एक कोण पर काटा जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, हेलिकल गियर जो होता है 2 प्रकार का होता है। ये जो हेलिकल गियर है आपका, हेलिकल गियर ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक सिंगल हेलिकल गियर होता है, पहला सिंगल हेलिकल गियर, और दूसरा जो होता है डबल हेलिकल गियर, DOUBLE, डबल हेलिकल गियर होता है। हेलिकल गियर 2 प्रकार का होता है, एक सिंगल हेलिकल गियर, एक डबल हेलिकल गियर।
नेक्स्ट है कि जब बेल्ट को 3.5 mm की लंबाई से निर्दिष्ट किया जाता है तो एकल प्रारंभ में मीट्रिक थ्रेड इतना कि एक बोल्ट के लिए कितने थ्रेड का इस्तेमाल किया जाएगा, कितने थ्रेड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एल बराबर क्या होता है, एनपी होता है, एल बराबर एनपी। एल बराबर आपका दिया हुआ एल कितना 3.5 mm की लंबाई है, एल कितना लंबाई 3.5 mm, और पी जो होगा पिच जो होगा ये 1.75 होगा, 1.75 यहाँ जो गोला घेर रहे हैं 1.75। तो हमको निकालना क्या, एन निकालना, एन इक्वल टू क्या होता है एल बटा पी, 3.5 बटे में 3.5 बटे में पी 1.75। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, 20 आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा। बोल्ट के लिए कितने थ्रेड का इस्तेमाल करेंगे, 20 थ्रेड का। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, साफ्ट पुली में कुंजी को फंसाने के लिए जो ग्रुप कटा होता है उसे क्या कहते हैं। साफ्ट पुली में कुंजी को फंसाने के लिए जो ग्रुप कटा होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कीवे। क्या कहते हैं, कीवे कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। साफ्ट पुली में कुंजी को फंसाने के लिए जो ग्रुप कटा होता है उसको कीवे कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है कि क्वार्टर में प्रयुक्त स्टैंडर्ड टेपर डैश अनुपात में होता है। तो क्वार्टर में प्रयुक्त जो स्टैंडर्ड टेपर होता है 1:50 में होता है। किसमें होता है, 1:50 में। यह आयताकार क्रॉस सेक्शन में बने होते हैं। ये जो क्वार्टर में प्रयुक्त स्टैंडर्ड टेपर होता है ये जो होता है आयताकार क्रॉस सेक्शन में बना होता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग शाफ्ट की धुरी के साथ 90 डिग्री के कोण पर फिट करके किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक सीमा प्रणाली में छिद्र के नियत अवयव और शाफ्ट के आकार के बदलने के द्वारा विभिन्न फिट प्राप्त किए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, छिद्र आधारित प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, छिद्र आधारित प्रणाली कहते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। छिद्र आधारित प्रणाली कहते हैं। जैसे सीमा प्रणाली में छिद्र नियत अवयव है, छिद्र क्या है, नियत अवयव है, तो जो नियत रहेगा उस वही प्रणाली आ जाएगा। यदि शाफ्ट नियत है तो शाफ्ट आधारित प्रणाली, यहाँ पे नियत क्या है, छिद्र है, तो छिद्र आधारित प्रणाली। तथा ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट BSI के अनुसार होल 22 प्रकार के होते हैं। तो होल कितने प्रकार के होते हैं, 21 प्रकार का होल होता है। कितना प्रकार का होल होता है, 21 प्रकार का होल होता है, ठीक है ना। इसमें जो होल को दर्शाने के लिए अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है। कौन से कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करते, 26 गो कैपिटल लेटर होता है ना, इसमें किसका किसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो किसका नहीं करते हैं, आई का नहीं करते हैं, एल का नहीं करते हैं, ओ का नहीं करते हैं, क्यू का नहीं करते हैं, डब्ल्यू का नहीं करते हैं। बाद बाकी जितना भी है जैसे ABCDEFG ये सभी क्या है, होल का प्रकार है, और इसका नहीं करते हैं। 21 टाइप का ही होल होता है, न कि 26 टाइप का। 21 टाइप में जो ये 5 गो घटा लेंगे 26 में, बाकी बात जो है होल का प्रकार है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कहता है संकुचन समंजन का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। संकुचन समंजन का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, संकुचन समंजन का सर्वोत्तम उदाहरण है वैगन के चक्रों पर लोहे का टायर, वैगन के चक्रों पर लोहे का टायर, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा संकुचन फिट का सर्वोत्तम उदाहरण है वैगन के चक्रों पर लोहे का टायर, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या होता है कि घर्षण का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। घर्षण जो होता है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कौन सा घर्षण का लाभ नहीं है, घर्षण का लाभ कौन सा नहीं है, तो पहले हम जानेंगे घर्षण का लाभ है कौन कौन सी। तो घर्षण का लाभ को जानिए, लाभ क्या क्या है, तो बेल्ट के द्वारा शक्ति का संचरण घर्षण द्वारा किया जाता है। उसके बाद घर्षण के कारण हम पृथ्वी पर चल फिर सकते हैं, ये भी घर्षण का लाभ ही है। बॉल बियरिंग व रॉल बियरिंग घर्षण के कारण ही घूमता है, ये भी क्या है, घर्षण से लाभ ही है। किसी चलती हुई गाड़ी के पहिए को ब्रेक लगाने के कारण घर्षण के द्वारा ही रोका जा सकता है, तो गाड़ी को रोकना। घर्षण के कारण जो है रेती द्वारा धातु को काट भी सकते हैं, ये घर्षण के लाभ है। तो कहता है कौन घर्षण का लाभ नहीं है, तो ये घर्षण का जो लाभ नहीं है, घर्षण के कारण मशीन की शुद्धता प्रभावित होती है, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है। तो आंसर जो हो जाएगा बी जब हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि टर्न बकल में चूड़ी हेलिक्स किस दिशा में होता है, वामावर्त या दक्षिणावर्त। तो टर्न बकल में चूड़ी जो होता है वो होता है वामावर्त और दक्षिणावर्त दोनों साइड में। टर्न बकल में चूड़ी जो होता है चूड़ी हेलिक्स जो होता है वामावर्त और दक्षिणावर्त दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है M16 1.5 पैच चूड़ी में 1.5 क्या दर्शाता है, तो आपके बारे में बताते हैं। M जो है मीट्रिक थ्रेड को दर्शाता है, M किसको दर्शाता है, मीट्रिक थ्रेड को। ये 16 जो दर्शाता है ये किसको दर्शाता है, नॉमिनल व्यास को, नॉमिनल व्यास, नॉमिनल डायमीटर लिखते हैं ND, और 1.5 जो है वो पिच को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, पिच को। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिच को दर्शाता है। नेक्स्ट सवाल है कि सेंटर स्क्रू का प्रयोग शाफ्ट और पुली या शाफ्ट और गियर असेंबल में किया जाता है। इस स्क्रू की विशेषता यह है, इस स्क्रू की विशेषता क्या है, इसका हैंड नहीं होता और क्या होता है, पॉइंट के दबाव से पार्टों को पकड़ा जा सकता है, पॉइंट के दबाव से पार्टों को पकड़ा जा सकता है। देखिए सेट स्क्रू का जो प्रयोग जो है शाफ्ट और पुली या शाफ्ट और गियर असेंबल में करते हैं।
सेट स्क्रू का प्रयोग, सेट स्क्रू का जो प्रयोग है वो किसमें करते हैं, शाफ्ट और पुली या शाफ्ट और गियर के असेंबल में करते हैं सेट स्क्रू का प्रयोग, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है कि एक सामग्री के विरूपण एवं पतली सीटों के रूप में ढाले जाने की क्षमता को क्या कहते हैं, ठीक है। एक सामग्री के विरूपण एवं पतली सीटों के रूप में ढाले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, आघात वर्ध्यता कहते हैं। तन्यता किसको कहते हैं, जिसको खींचकर, यदि धातु को खींचकर तार बनाया जा सके उसको क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। कठोरता समझिए रहे हैं, कठोरता किसको कहते हैं, जिसके कारण घिसने या कुरचने का विरोध करता है उसको क्या कहते हैं, कठोरता कहते हैं। प्रत्यास्थता किसको कहते हैं, तो प्रत्यास्थता किसको कहते हैं, जिस गुण के कारण जो है पदार्थ बिना टूटे हथौड़े की चोट या हथौड़े की चोट से पतली सीटों में परिवर्तित हो जाए उसको क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। चारों बात समझ गए। नेक्स्ट देखिए, चित्र में दर्शाए गए पॉइंट जोड़ का क्या नाम है, ये पॉइंट जोड़ का क्या नाम है, तो पॉइंट जोड़ का नाम बताना है आपको। ये पॉइंट जोड़ क्या है, एबटिंग लैप है। क्या है, एबटिंग लैप। इस पॉइंट जोड़ का नाम क्या है, एबटिंग लैप है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कहता है स्नैप स्नैप हेड रिवेट का दूसरा नाम कप हेड रिवेट है, इसका प्रयोग डैश में किया जाता है। स्नैप हेड रिवेट का दूसरा नाम जो है कप हेड रिवेट है, इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, तो इसका प्रयोग जो है स्ट्रक्चर वर्क के लिए करते हैं। स्नैप हेड रिवेट का दूसरा नाम क्या है, कप हेड रिवेट है, इसका प्रयोग स्ट्रक्चर में करते हैं, स्ट्रक्चर में करते हैं। स्नैप हेड रिवेट का जो हेड होता है, स्नैप हेड रिवेट का जो हेड होता है क्या होता है, हेड वो क्या होता है, अर्धवृत्ताकार होता है, अर्धवृत्ताकार होता है, अर्धवृत्ताकार होता है, अर्धवृत्ताकार होता है उसका हेड। स्नैप हेड रिवेट का जो हेड होता है वो अर्धवृत्ताकार होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है एक रिवेट के निचले सिरे को क्या कहते हैं, एक रिवेट के निचले वाले सिरे को क्या कहते हैं, तो निचले वाले सिरे को जो है आप टेल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। ऊपरे वाले सिरे को हेड कहते हैं। कहता है पिल्लर नली को डैश में उपयोग किया जाता है, पिल्लर नली को किसमें उपयोग करते हैं, वाशर हेड सिंक में करते हैं। पिल्लर नली का उपयोग किसमें करते हैं, वाशर हेड सिंक में करते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे शुद्ध जल डैश से प्राप्त होता है, तो सबसे शुद्ध जल जो होता है वो कहां से प्राप्त होता है, वर्षा से। शुद्ध जल का क्या क्या गुण है, तो शुद्ध जल का जो गुण है, शुद्ध जल का गुण जो है वो क्या है, शुद्ध जल जो होता है रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है। इसमें कोई प्रकार का जैविक पदार्थ नहीं पाया जाता है और इसमें ना ही कोई जीवाणु पाया जाता है, यही सब गुण है। तथा संबंध के लिए इस पाइपों को किसी थ्रेडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, कौन सी पाइप को किसी भी थ्रेडिंग का आवश्यकता नहीं पड़ता है, तो संबंध के लिए पीवीसी पाइप को थ्रेड की आवश्यकता नहीं पड़ती। पीवीसी का फुल फॉर्म आपको पता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। पीवीसी का फुल फॉर्म जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और पीवीसी पाइप जो होता है वो बहुत ही हल्की पाइप होता है, ठीक है ना, और जंग भी इसमें नहीं लगता है। नेक्स्ट है कि पाइप फिटिंग्स डैश के आधार पर किया जाता है, तो पाइप फिटिंग्स जो होता है वो डैश के आधार पर किया जाता है, कैडमियम के आधार पर। पाइप फिटिंग डैश के आधार पर किया जाता है। देखिए क्वेश्चन गलत है, डैश के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाता है, किसके, कैडमियम के आधार पर। यहाँ पे नहीं छूट गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन में जो है नहीं लगा लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सब बी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव हॉर्निंग स्टिक प्रयोग की जाती है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव हॉर्निंग स्टिक प्रयोग किसमें करते हैं, तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और मटेरियल के लिए प्रयोग करते हैं। किसमें, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और मटेरियल के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव जो है हॉर्निंग के लिए, हॉर्निंग के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव हॉर्निंग के लिए, सॉरी इसका आंसर जो होगा लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल का प्रयोग करते हैं, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर ए होगा, राइट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, राइट। एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव हॉर्निंग के लिए लो टेंसाइल स्ट्रेंथ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है डायमंड एब्रेसिव एक बहुत ही कठोर एब्रेसिव है, ठीक है। इसका प्रयोग डाइस की लेपिंग के लिए किया जाता है। तो डायमंड एब्रेसिव एक बहुत ही क्या है, कठोर एब्रेसिव है। इसका प्रयोग जो होता है वो किसके लिए, टंगस्टन कार्बाइड के लेपिंग के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मीट्रिक थ्रेड में जो है, मीट्रिक थ्रेड में हैंड टेप से काटने के लिए टेप ड्रिल के लिए आकार क्या होगा, टेप ड्रिल के लिए आकार, तो थंब रूल से क्या होता है, आकार इसका टी, तो आकार निकाल लेंगे। तो 10 में से आप जो होता है इसका 10 नॉमिनल व्यास 10 है, तो 10 में से आप घटा लेंगे कितना, 1.5 पिच घटा लेंगे, पिच घटा लेंगे तो कितना होगा 8.5, 8.5 जो होगा इसका आकार होगा। टैप ड्रिल छिद्र के लिए आकार क्या होगा 8.5। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 66 कहता है यदि मुख्य मेजर डायमीटर जो होता है 10 mm है, पिच 1.5 है, तो ट्रैप ड्रिल का आकार क्या होगा। तो वही मेजर डायमीटर में पिच को घटा लेंगे तो कितना होगा, 10 में से 1.5 घटाएंगे तो 8.5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, 66 हो गया। 67 तथा निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग ड्रिल बनाने के लिए किया जाता है। ड्रिल बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं, HSS का करते हैं, उच्च गति स्टील का करते हैं, हाई स्पीड स्टील का प्रयोग करते हैं। उच्च स्पीड स्टील सामग्री का उपयोग जो है ड्रिल बनाने के लिए करते हैं। ड्रिल क्या है, ड्रिल जो है कटिंग टूल है। ड्रिल जो है आपका क्या है, ड्रिल एक क्या है, कटिंग टूल है, ठीक है। ड्रिल का प्रयोग किसी भी धातु को गोल छिद्र करने के लिए करते हैं, या हाई कार्बन स्टील का या उच्च गति स्पीड का बना होता है। नेक्स्ट है कि ट्विस्ट ड्रिल को इसके डैश के अनुसार निर्दिष्ट किया जा सकता है। तो ट्विस्ट ड्रिल को इसके किसके अनुसार निर्दिष्ट कर सकते हैं, व्यास, औजार और प्रकार के सामग्री के अनुसार निर्दिष्ट कर सकते हैं। किसके अनुसार, चाहे तो व्यास के अनुसार, चाहे औजार के अनुसार, या फिर उसके सामग्री के अनुसार निर्दिष्ट कर सकते हैं ट्विस्ट ड्रिल को, ठीक है ना। धातु के कठोरता के आधार पर जो होता है ड्रिल 3 प्रकार का होता है। धातु के कठोरता के आधार पर ड्रिल क्या होता है, धातु के कठोरता के आधार पर ड्रिल 3 प्रकार के हेलिक्स कोन दिए जाते हैं। धातु के कठोरता के आधार पर ड्रिल का 3 प्रकार का हेलिक्स कोन होता है। एक होता है एच टाइप, एक होता है एन टाइप, एक होता है एस टाइप। एच टाइप हेलिक्स कोन में जो होता है 10 से 13 डिग्री का एंगल बनता है, 10 से 13 डिग्री का एंगल बनता है। एन टाइप में 18 से 30 डिग्री का एंगल बनता है, और एस टाइप में 35 से 40 डिग्री का हेलिक्स कोन बनता है। 35 से 40 डिग्री का एस टाइप में, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है ड्रिल बनी होती है, तो ड्रिल किसका बना होता है। तो ड्रिल जो होता है वो किसका बना होता है, उच्च गति स्पीड का, हाई स्पीड स्टील का बना होता है। किसका होता है, उच्च गति स्पीड का बना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर है, किसी भी पाइप या सिलेंडर के फ्लैंज पर सुराख की ड्रिलिंग के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। सुराख की ड्रिलिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सुराख की ड्रिलिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रिंग जिग का प्रयोग करते हैं। किसी भी पाइप या सिलेंडर के फ्लैंज पर सुराख के लिए ड्रिलिंग के लिए रिंग जिग का प्रयोग करते हैं। किसका, रिंग जिग का प्रयोग करते हैं, रिंग जिग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिंग जिग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रिंग जिग का प्रयोग जो होता है मुख्यतः फ्लैंजदार वृत्ताकार पार्ट को छेद करने के लिए करते हैं, ठीक है ना, रिंग जिग का। नेक्स्ट है कि व्यापक उत्पादन में टूल का मार्गदर्शन करने के लिए जॉब को कसकर पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। जॉब को कसकर पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जिग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक होल जो है आपका 6 है, और होल जो है 7 है, और छिद्र जो है, छिद्र का साइज 6 है, छिद्र का साइज क्या है, 6 है। तो पूछा गया है कि छिद्र के एक स्टील वर्कपीस में ड्रिल करना है, तो किस आकार के ड्रिल का आवश्यकता होगा। तो किस आकार के ड्रिल की आवश्यकता होगा, तो ड्रिल का साइज जो होगा वो ड्रिल का साइज क्या होगा, रीमर का साइज, ड्रिल का साइज जो होगा वो हो जाएगा क्या, जैसे रीमर का साइज दिया हुआ है आपके पास 6, रीमर का साइज जो दिया हुआ है वो 6 है। ये क्वेश्चन अधूरा है, ये क्वेश्चन जो है अधूरा है, ये क्वेश्चन पहले भी हम छोड़े थे। नेक्स्ट है कि एक एल्युमिनियम ब्लॉक को स्मूथ फिनिशिंग में कट करने के लिए इसमें से कौन सा कट का फाइल सबसे उपयोगी है। एक एल्युमिनियम ब्लॉक को स्मूथ फिनिशिंग के लिए कौन से कट फाइल का सबसे अच्छा उपयोग है, तो कौन से कट का, तो एकल कट, सिंगल कट का। एल्युमिनियम ब्लॉक के स्मूथ फिनिशिंग के लिए जो कट का प्रयोग करते हैं वो सिंगल कट का ज्यादा उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका फाइल है, यानी कि रेती है, रेती की हार्डनेस आपकी पूछी जाती है 60 से 64 HRC या 65 HRC दिया रहता है। तो रेती का हार्डनेस होता है, रेती जो होता है कार्बन स्टील का बना होता है, हार्डनेस भी पूछता है 60 से 64 HRC। कहता है रेतियां अधिकतम साइज कितनी की बनी होती है, तो रेतियां जो होता है अधिकतम साइज कितनी की बनी होती है, 450 mm का अधिकतम होता है, 450 mm का। 100 से 200 तक की जो रेती होती है उसको फाइन कार्य के लिए प्रयोग करते हैं, 100 से 200 के लिए फाइन कार्य के लिए। 200 से 400 तक के बड़े रेती का जो प्रयोग करते हैं उसको फाइलिंग में प्रयोग करते हैं। सामान्य कार्यों के लिए 200 से 300 की लंबाई वाले रेती का फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है वाइसों का उपयोग डैश के लिए करते हैं। वाइस का उपयोग जो है वर्कपीस को धारण करने के लिए करते हैं। वाइस का कोई भी वर्कपीस को पकड़ने के लिए करते हैं, धारण करने के लिए। जो वाइस होता है, वाइस का उपयोग जो वर्कपीस को पकड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि बेंच वाइस वर्कपीस को महत्वपूर्ण औजार है, वर्कशॉप का महत्वपूर्ण औजार है। बेंच वाइस जो होता है, बेंच वाइस जो होता है वर्कशॉप में महत्वपूर्ण औजार होता है। बेंच वाइस का प्रयोग जो है जॉब को बांधने के बाद, जॉब को इसमें क्या करते हैं, फिट कर देते हैं, इसे फिट कर दिया जॉब को, पैरेलल जॉब होता है इसका। इसमें जॉब को बांधने के बाद फाइलिंग करते हैं, उस पर थ्रेसिंग का कार्य करते हैं, टेपिंग, रिमिंग, चिपिंग, ये सभी कार्य करते हैं। बेंच वाइस का जो साइज लिया जाता है, बेंच वाइस का जो साइज लिया जाता है वो जॉ की चौड़ाई से दर्शाया जाता है। इसका बॉडी जो होता है वाइस का कास्ट आयरन का बना होता है।
बेंच वाइस का बॉडी किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। कैसा लगा आपका सेशन कमेंट करके बताइएगा। और नाइट में सेट 5 भी आएगा, दो सेट हम करा रहे हैं, तो सेट 5 भी आएगा। हो सकता है संडे है तो आज हमको थोड़ा सा छुट्टी है, ऑफलाइन क्लास नहीं लेना है, तो और भी एक आध सेट हम कोशिश करेंगे कि बीच में आपको आ जाए, 3 से 4 सेट आ जाए, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन कमेंट करके बताइएगा। यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिएगा और सभी दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की आपसे अपेक्षा है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा इस सेशन को, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस सेशन को, जिससे कि सभी साथी को फायदा हो, ठीक है। तो मिलता है फिर नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।